नमस्कार फ्रेंड्स, आज के जोहार परिचर्चा में डॉक्टर आलोक रंजन जो कि सूरत से हैं और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ सीवीडी के एक्सपर्ट हैं और बहुत सारे ऐसे अपने इस सीवीडी के लिए इन्होंने काम किए हैं और पेशेंट्स को रिलीफ दिया है। तो सबसे पहले तो मैं जोहार परिचर्चा में सर मैं आपको स्वागत करता हूं और आप हमारे झारखंड आए और झारखंड में हमारे यहाँ के लोगों को, पूरे रह रहे भारतवर्ष के लोगों को, सर सीवीडी अपने आप में बड़ी चैलेंजिंग एक डिपार्टमेंट है पूरे मेडिकल साइंस में, और आज के डेट में जो भी फर्टिलिटी है उसमें बहुत बड़ा परसेंटेज नंबर वन किलर है सीवीडी। तो सर क्या कहेंगे, सबसे पहले अगर साधारण आदमी के भाषा में अगर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में जानना चाहे तो सर ये क्या है और इसको आप कैसे समझाना चाहेंगे? हार्ट एक ऐसा पंप है जो हमारे पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। एक स्पेशल नली जिसको हम लोग एओर्टा कहते हैं, उसके ब्रांचेस से, उसी ब्रांचेस से हार्ट मसल्स को भी ब्लड सप्लाई मिलती है। इन सब आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने के कारण उसमें ब्लॉकेज आ सकता है, और वो ब्लॉकेज आने के कारण अगर हार्ट में तकलीफ आती है जिसको हम लोग अनजाना है या हार्ट अटैक कर सकता है, ब्रेन में हुआ तो स्ट्रोक कर सकता है, पाँव की नस में आपका पाँव का दर्द हो सकता है, किडनी की नली में तकलीफ हो सकती है। सिर्फ ब्लॉकेज ही नहीं, किडनी की नली और या मेन नली ज़्यादा बड़ी हो सकती है जिसको हम लोग एन्यूरिज्म कहते हैं। तो इन सब जो डिजीज़ का एक जो पूरा ग्रुप है उसको हम लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं। सर एक बड़ी सुंदर बात आपने सर बताई कि ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको स्मूथ चलना, और उसमें कोई भी रुकावट आती है, प्रॉब्लम आती है तो हम उसको सीवीडी बोलते हैं। तो सर एक भारत जैसे देश में, क्योंकि ये डेवलपिंग राष्ट्र है अभी भी, और यहाँ पर लगभग 60% आबादी पूर्णतः मेडिकल फैसिलिटी से दूर है, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की बड़ी कमी है और ख़ास करके आप जैसे एक्सपर्ट्स लोगों की तो बिल्कुल ही कमी है। मतलब कि कहीं करोड़ लोगों में आप जैसे एक लोग एक्सपर्ट होते हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में। सर आप ये बताएं कि सीवीडी से बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्योंकि बगैर कुछ किए वो आदमी कैसे फिट रहे जिससे कि वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज तक नहीं पहुंच पाए? ये काफ़ी अच्छा सवाल है। बेसिकली हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं किताबों में कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब इसको अप्लाई करने का टाइम है कि अगर आप जानते हैं कि प्रिवेंशन ज़्यादा बेहतर है, तो अगर इस डिजीज़ को आप प्रिवेंट कर सकें तो ये सीवीडी जो तकलीफ़ है ये हर किसी में नहीं हो जाती है। ये उन लोगों में कॉमन है जिनमें कुछ रिस्क फैक्टर्स हुए, जैसे उनमें कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको आप एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। स्मोकिंग या तंबाकू, उसको तो आप अगर कल से छोड़ देंगे तो आपका जो रिस्क उसके कारण है वो तो कल से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो स्मोकिंग की चीज़ है एक रिस्क फैक्टर है। दूसरा रिस्क फैक्टर आपकी ज़्यादा वजन, जिसको हम लोग ओबेसिटी कहते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करके, खाने पीने में बदलाव करके आपका वजन घटाते हैं तो आपने दूसरा फैक्टर भी जो जिसके कारण ये तकलीफ हो सकती है उसको ख़त्म किया। अब 3 चीज़ होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, जिनमें यह ज़्यादा कॉमन है। इन तीनों का भी इफ़ेक्टिव इलाज है और ये आपको 20 साल की उम्र से नहीं होते हैं। ये तो आप अगर आपने अपने खाने पीने में चेंज नहीं किया हो, या आपने दूसरी आप ज़्यादा नमक खा रहे हैं, आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपकी टेंडेंसी बढ़ेगी। आप शुगर ज़्यादा ले रहे हैं तो आपकी टेंडेंसी बढ़ेगी। तो अगर आप इनिशियल स्टेज से ही आपने ध्यान दिया अपने खाने पीने में, तो आपके ये सब भी डेवलप करने के चांसेस कम होंगे। तो इन सब चीज़ों को आप उस समय से शुरू कीजिए, अपने ज़िंदगी के टीनेज की उम्र से अगर आप इस चीज़ को समझना शुरू कीजिए और इसको प्रिवेंट करना शुरू कीजिए कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, आपके खाने में नमक कम रहे, आपके खाने में फ्रूट्स एंड साग सब्जी ज़्यादा रहे, आप जंक फूड नहीं खाएं, आप बाहर के दुकानों के समोसे कचौड़ी रोज़ दिन नहीं खाएं। खाना भी है तो 7 दिन 10 दिन में एक बार खाएं, वो भी घर से बना के खाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। और आप एक्सरसाइज करते रहें, रेगुलर चेकअप करवाएं कि ब्लड प्रेशर आपका डेवलप कर रहा है कि नहीं। अगर ब्लड प्रेशर डेवलप कर रहा है तो वो उस टाइम में तक वेट नहीं करें कि जब ब्लड प्रेशर ऐसे लेवल पर पहुँच गया जिसने आपकी कॉम्प्लिकेशन शुरू कर दी है, क्योंकि 80% के पेशेंट्स जिनमें ब्लड प्रेशर होता है उनको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हमको कोई सिम्टम नहीं होगा, इसलिए हम उसको साइलेंट किलर कहते हैं। अगर आपने पहली बार ब्लड प्रेशर 50 साल की उम्र कराया है तो आपको मालूम ही नहीं कि आपका ब्लड प्रेशर कितने सालों से बढ़ा हुआ है। तो अगर आपने 18 साल से शुरू किया हुआ और आपको मालूम है कि भाई 32 साल या 40 साल में मुझे पहली बार ब्लड प्रेशर का एहसास
हुआ, डॉक्टर कहने लगे, और आपने उस समय एक्सरसाइज शुरू किया, नमक खाना शुरू किया, आपने लाइफ स्टाइल में बदलाव किया और ब्लड प्रेशर फिर से नॉर्मल लेते आए या डायबिटीज़ को नॉर्मल कर दिया, तो आपके चांसेस की चीज़ के कम रहेंगे। तो आप जब तक आप डॉक्टर पर डिपेंड करेंगे, तो डॉक्टर पर जब तक आप जाएंगे तब तक तो गाड़ी छूट चुकी है। तो इस चीज़ को जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उस समय पीने में ब्लॉक किया, आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया, हो सकता है कोलेस्ट्रॉल आपका खुद ब खुद नीचे आए, या कम से कम ऐसा चेंज किया कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने लगे, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होने लगे। आपने अपने तेल में बदलाव किया, घी वाली चीज़ें कम की, दूसरी चीज़ें कम की, आपने बाहर की चीज़ें कम की, तो इनमें चेंज आ सकता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोग के इंडियन सोसाइटी में काफ़ी कॉमन है कि हम लोग डीप फ्राइड चीज़ें बहुत खाते हैं, और डीप फ्राइड चीज़ें दुकानों की खाते हैं जिसमें वो तेल 50 बार खौला है। अब वो तेल अगर 50 बार खौला है तो उसका केमिकल स्ट्रक्चर टूट चुका है, अब वो अच्छा तेल नहीं रह गया। आपने भले ही अगर दुकान में बोला कि मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करता हूँ जो बेस्ट तेल है दुनिया का, लेकिन अगर आप उसको खौला दिया है तो वो ऑलिव ऑयल नहीं रहा, वो ऑयल ख़राब हो चुका है। तो अगर आप उस चीज़ को खाएंगे, आपने कितना भी 1000 लीटर का तेल, रुपये का लीटर का तेल लिया है, लेकिन वो तो ख़राब हो चुका है, तो उसको अगर आप खाएंगे तो आप में डिजीज़ ज़्यादा होगा। यही डिफरेंस है अमेरिकन या वेस्टर्न पॉपुलेशन में। वो लोग अपने तेल को हीट नहीं करते, वो लोग ड्रेसिंग की तरह यूज़ करते हैं, और इसीलिए वो हमसे ज़्यादा मोटे हैं, वो हमसे कम चलते हैं, और फिर भी उनका कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे से बेहतर क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल है, और उनकी डेथ रेट्स हमसे कम है। जी सर, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही है कि कोलेस्ट्रॉल अपने आप में एक साइलेंट किलर है और धीरे धीरे हमारी बॉडी को बिल्कुल माने बिल्कुल शिथिल कर देती है और शरीर को चलने के लायक नहीं छोड़ती। सर, इस कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने देने में आपने कहा कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल, दो बातों पे आपने चर्चा की, तो सर ज़रूर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ब्रीफ में कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्या है और बुरा कोलेस्ट्रॉल क्या है। नहीं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल सिर्फ इसका नाम इसलिए है क्योंकि वो ब्लॉकेज को कम करता है। बुरा कोलेस्ट्रॉल क्योंकि वो ब्लॉकेज को बढ़ाता है, इसलिए जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है उसको हमने अच्छा कोलेस्ट्रॉल कर दिया, जो खराब है वो बुरा कोलेस्ट्रॉल कर दिया। इंडियंस में अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम लेवल का रहता है, और ये भी चांसेस है इसके कारण हमारे इंडियंस में कम एज में ही ये डिजीज़ शुरू होता है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है। अब अनफॉर्चुनेटली अच्छा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का ज़्यादा मतलब स्कोप से ज़्यादा उसकी कोई दवाइयाँ नहीं है। वो एक्सरसाइज करने से, और अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में नट्स खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, अखरोट खा रहे हैं 30 ग्राम, तो उससे अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन जितना आप बढ़ने और चलने पर करेंगे वो सबसे बेहतर तरीका है। तो उस तरह से आप अपना अच्छा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके एवज में अगर आपने अपने बाकी सब चीज़ों को, तेल की मात्रा कम रखी, अच्छा तेल का सेवन किया, आपने बाहर का जंक फूड बंद किया और बैड कोलेस्ट्रॉल कम रखा, तो आपके डिजीज डेवलप होने के चांसेस कम हो जाएंगे या स्लो हो जाएंगे। तो जो डिजीज़ आपको 40 साल की उम्र में करके आपको तकलीफ दे रही है, अगर 70 साल की उम्र में आए तो क्या दिक्कत है। बड़ी सुंदर बात सर। ये जो हम लोगों के भारत में, खास करके जैसे आपने यूरोप में कहा कि उन लोगों की ओबेसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन उनके अंदर अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है, और हमारे अंदर क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल्स हैं ज़्यादा, खासकर एशियन और इंडिया के लोगों में। तो यहाँ पे जो हम लोग ऑयल को खास करके क्योंकि बहुत बार बार गर्म करते हैं, या वैसे ऑयल का प्रयोग करते हैं कि जो हमारे किचन में पहुँचता है और हमारे को डिजीज कर देता है, सर आपके तरफ से क्या प्रिस्क्राइब होगा कि उन लोगों को अपने खाने में कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए? कोई तेल परफेक्ट नहीं है। पहली चीज़ तो ये सारी पब्लिसिटी होती है कि ये तेल मेरा ज़्यादा बेहतर है, जिसके पास जितना पब्लिसिटी जो दिखता है वही बिकता है, इस टाइप की बात है। इसलिए कोई तेल परफेक्ट नहीं है। मैं अपने पेशेंट को ये सलाह देता हूँ कि आप एक ब्रांड का तेल यूज़ मत कीजिए। आपने इस बार सफोला यूज़ किया है तो अगली बार मूंगफली का तेल कीजिए, उसके बाद सरसों का तेल कीजिए, उसके बाद राइस ब्रांड तेल कीजिए। क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी इज़ 1 किलो पर मंथ पर पर्सन। एक आदमी पर 1 किलो तेल एक महीने में खर्च होना चाहिए। अगर आपने उसको रखा है तो आप कोई भी चीज़, कोई भी तेल एक्सेप्ट कोकोनट या पाम ऑयल, सभी तेल ठीक है अगर आपने क्वांटिटी कम रखी। अगर आपने उसको खौलाया नहीं तो आपको डिजीज, आपको आश्चर्य होगा जान के कि अगर आपने इस तरह से सेवन किया तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल घटता है तेल से घट जाता है अगर आपने इस चीज़ का ध्यान रखा तो। ये तेल से तभी बढ़ता है जबकि आपने उसको खौलाया है, और तब वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं रहा, वो ट्रांस फैटी एसिड बन गया। और ट्रांस फैटी एसिड जो है वो जहर है।
जी, तो ट्रांस फैटी एसिड तब बनता है जब बार बार खौलाए हुए तेल में आप कोई पकवान खाते हैं। मतलब सावधान, अलर्ट हो जाइए। बाजार में बिकते हुए समोसे या कोई भी ऑयली फूड अगर आप खा रहे हैं तो आप समझिए कि उस एसिड को खा रहे हैं कि जो आपको आपकी ज़िंदगी की समाप्ति तक आपको पहुंचा सकती है। सर, एक आखिरी सवाल कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का हमारा सपना रहा है कि सभी लोग निरोगी रहें। आरोग्य के ऊपर बहुत बड़ा उनका काम हुआ है। पूरी दुनिया में जितने एक व्यक्ति ने जो काम किया है वो हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कि जिन्होंने आरोग्य के ऊपर काम किया और पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के आरोग्य की कामना उन्होंने की। और कोविड में साबित हुई हो गया कि भारत ने लीड किया पूरी दुनिया को। और मैं ये चाहता हूँ सर कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना बनाया कि हमारे गरीबों तक इलाज पहुँचे, और उसके लिए उन्होंने आयुष्मान भारत का परिकल्पना किया और हमारे गरीबों को उससे जोड़ दिया, फाइनेंशियली कमज़ोर लोगों को भी उससे जोड़ा। तो सर, जो आयुष्मान भारत है इसमें बड़े जद्दोजहद के साथ कार्डियो सीवीडी को जोड़ा गया था, क्योंकि उस टाइम पे हेल्थ मिनिस्ट्री ये कह रही थी कि इसमें तो खर्च का लिमिट नहीं होता, ये 5 लाख में कैसे होंगे। तो प्रधानमंत्री ने अनेक कई एक योजना बताए थे। तो सर, ये सीवीडी और अन्य जो क्रॉनिक डिजीज होती हैं इसके लिए क्या कोई ऐसी पॉलिसी और प्लानिंग की आवश्यकता है कि जो खुदा न खास्ता अगर हमारे किसी भी ग्रामीण भाई बंधु को हो तो उसमें उसको तुरंत मदद दिया जा सके और उसके लिए एक अलग से सिस्टम बनाई जा सके। जैसे यूरोप में होता है, एम्बुलेंस को चलने के लिए अलग एक ट्रैक बने हुए होते हैं। हमारे यहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन क्या कुछ क्रॉनिक डिजीज़ के लिए ऐसा कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट पद्धति और फैसिलिटीज़ का होना ज़रूरी है क्या? देखिए, जो भी हार्ट डिजीज़ की बात कर रहे हैं ये सारे आयुष्मान कार्ड में अवेलेबल हैं और आयुष्मान कार्ड में इसका ट्रीटमेंट होता है। आपको एक ही समय एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है जब आपको हार्ट अटैक आ रहा है। जो आपको वर्षों से तकलीफ है कि आपको चलने पे दर्द होता है, बैठने पे ठीक हो जाता है, वो डिजीज़ आपका हार्ट अटैक नहीं है। वो दर्द है, वो हार्ट की नलियों के कारण दर्द है, लेकिन वो हार्ट अटैक नहीं है। तो सिर्फ एक समय जबकि आपको बैठे बैठे दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है और इतनी तकलीफ हो रही है कि आप उस समय कुछ करने के काबिल नहीं है, और वो आधे घंटे से ज़्यादा होने पर किसी चीज़ से मतलब उसमें तो अगर दर्द असहनीय हो तो तुरंत आपको कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर आधे घंटे से ज़्यादा रह रहा है तो यह मान के चलिए कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है। तो वो एक टाइम है जब आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। तो उस समय आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और काफ़ी कुछ मुझे तो जहाँ तक गुजरात का ये है कि एम्बुलेंस 5 मिनट के अंदर रिस्पॉन्ड करती है और नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। अब इसमें दिक्कत है कि अगर आपके हॉस्पिटल्स अगर दूर दूर हैं तो फिर दिक्कत है, अदरवाइज़ तो वो टाइम पर पहुंचा ही देती है। तो उस तरह की चीज़ें हमेशा मदद करेंगे, लेकिन उस समय आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल कीजिए और जल्दी से हॉस्पिटल जाइए। और ये इलाज रात को भी मैं करता हूँ एंजियोप्लास्टी, और वो आयुष्मान कार्ड में होता है। तो उस चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। तो ये जो भी चीज़ है, जो गरीब लोग हैं और जो इनको ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके पास उस समय ये नहीं है, पैसे नहीं है, उसके लिए ये बहुत ही बेहतर योजना है जो कि ठीक कर रही है और ये काफ़ी कुछ मदद कर रही है और काफ़ी लोगों की जान बचा रही है। तो आपको एक ही ध्यान रखना है कि अगर आपको पहले से तकलीफ हो रहा हो तो आप उस दिन का वेट मत कीजिए जब आपको हार्ट अटैक आए। उससे पहले आप हॉस्पिटल में जाइए, दिखाइए और आयुष्मान योजना में अपनी जांच करवाइए, ट्रीटमेंट कराइए। और गलती से और अनफॉर्चुनेटली अगर आपको ऐसे बैठे बैठे हो गया तो उस समय कोशिश कीजिए कि दिन हो या रात हो आप हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी पहुंच सकें जी, और ये आयुष्मान कार्ड में हो जाएगा। सर, कोई नई तकनीक भी आई है क्या कि ये एक सब क्वेश्चन की नई तकनीक कुछ आई है? बहुत देखिए, तकनीक में जो बेसिक तकनीक है वो एक जैसी है। एंजियोप्लास्टी में आप कैसे उसको बेहतर तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं, किस साइज़ का यूज़ कर सकते हैं, उस तरह की चीज़ें आई हैं। लेकिन बेसिक जो ट्रीटमेंट है एंजियोग्राफी अभी भी सफिशिएंट है एंजियोप्लास्टी के ट्रीटमेंट के लिए। बेहतर तकनीक हम लोग को स्पेशल केसेस में मालूम चलती है और उसका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन रूटीन केसेस के लिए एंजियोग्राफी ही सफिशिएंट है जो आपको डिसाइड कर सके कि आपको क्या करना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के जोहार परिचर्चा में डॉक्टर आलोक रंजन जी जो सूरत से आए और इन्होंने बहुत ही साधारण और बहुत ही सामान्य भाषा में हमारे लोगों को बताया कि सीवीडी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से प्रिवेंट हुआ जा सकता है, बचा जा सकता है। खान पान में बचाव रखना होगा, खान पान में प्रिवेंशन रखना होगा, खान पान में सुधार करना होगा और फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना होगा, क्योंकि भारत
भारतवर्ष हमेशा पूरी दुनिया को स्वास्थ्य में राह दिखाता रहा है, क्योंकि चरक सुश्रुत सब भारत के ही हुए हैं। भारत में ऐसे ऐसे सर्जरी और डॉक्टर्स हुए हैं कि जिसकी मिसाल पूरी दुनिया देती है। और आज जर्मनी या कोई भी यूरोप के देश या अमेरिका भारत को सबसे पहले मेडिकल साइंस के लिए इसके ही तरफ देखता है कि वहाँ की जड़ी बूटियों से हम किस तरीके की दवाई तैयार करें जिससे आने वाले दिनों में होलिस्टिक मेडिसिन का अप्रोच हो सके। क्योंकि अब सिर्फ एक बीमारी का इलाज नहीं किया जा रहा, अब होलिस्टिक अप्रोच से होलिस्टिक मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने बताया कि आप कैसे बच सकते हैं, और हमारे आरोग्य के लिए ये ज़रूरी है कि आपको कंसल्ट होना, क्योंकि मेडिकल टीम और डॉक्टर्स और सारे सिस्टम आपको तभी फायदेमंद हैं जब आप अपने लिए जागरूक हैं और अपने लिए कॉन्शियस हैं। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।